हेलो स्टूडेंट, सुभाष देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आप इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? जो सामाजिक विज्ञान में भूगोल का लास्ट चैप्टर इस समय चल रहा है, 7वां चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो चैप्टर 7 है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें का जो पहला पार्ट था, इसमें पहले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत सारी चीजों का योगदान है, जिनमें परिवहन का नाम प्रमुख रूप से आता है। परिवहन संचार ने देश की अर्थव्यवस्था में देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। तो इसमें हम परिवहन के साधनों के बारे में बात कर रहे थे। परिवहन के साधनों में हमने स्थल, जल और वायु का वर्गीकरण किया। तीनों साधनों का, तीनों मार्गों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हम स्थल मार्ग जो है उसमें जो सड़क परिवहन है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सड़क परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरह से सड़क परिवहन देश के विकास में अपना योगदान देता है और किस तरह से वह रेल परिवहन और जल मार्ग या वायु मार्ग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। सड़क परिवहन जो है, सड़क मार्ग जो है वो जल मार्ग और वायु मार्ग के बीच एक कड़ी का काम करता है। तो ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज जो पढ़ना है तो वह स्थल मार्ग में ही, जो एक सड़क परिवहन तो हम पढ़ चुके हैं, अब स्थल मार्ग में जो स्थल मार्ग है उसमें 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया था। एक सड़क परिवहन के बारे में, एक रेल परिवहन के बारे में और एक पाइपलाइन के बारे में। तो सड़क परिवहन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं रेल परिवहन से। रेल परिवहन, अब देखिए, अब रेल परिवहन की बात आती है तो अगर रेल के बारे में हम बात करें तो भारत में जो रेल परिवहन है वह वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का एक मुख्य साधन है। रेल परिवहन क्या है? वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का एक मुख्य साधन है। अब जो रेल परिवहन है वो अनेक कार्यों में क्या करता है? सहायता करता है। रेल परिवहन जो होता है अनेक कार्यों में सहायक होता है। जैसे हम कह सकते हैं व्यापार में, भ्रमण में, हम कहीं आते जाते हैं, वस्तुओं को लाना ले आना हो तो उन सभी चीजों में, कहीं पे हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं, भ्रमण करने के लिए, ये सभी चीजों में रेल क्या करता है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रेल जो परिवहन है वो सिर्फ साधनों के रूप में नहीं, साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए नहीं, बल्कि 150 वर्षों से इसने क्या किया है? भारतीय रेल ने एक समन्वयक के रूप में कार्य किया है। भारतीय रेल सिर्फ वस्तुओं को ले जाता है या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता यही काम नहीं करता, बल्कि ये लगभग 150 साल से अधिक हो गया कि यह जो भारतीय रेल है वो एक समन्वयक के रूप में भी कार्य करता रहा है। भारतीय रेल ने क्या किया है कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इसने उद्योग में, कृषि के विकास में क्या किया है? उद्योग में, कृषि के विकास में देश में क्या किया है इसने? मतलब कि कृषि के विकास में और उद्योग के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में जो भारतीय रेल है उसने क्या किया है? बहुत ही बड़ा योगदान भारतीय रेलवे का रहा है। अब इसके अलावा हम बात करें तो जो देश में रेल परिवहन का जो वितरण है उसको कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जो रेल देश में क्या है, रेल विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, उसके रेल लाइनें विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। तो उस फैलाव को, उस वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उसमें हम कह सकते हैं जो भू आकृतियां हैं, भू आकृतियों का मतलब कहीं पे पठार है, पहाड़ है, कहीं पे घाटी है, तो ये भू आकृतियां जो अलग अलग है, भारत का भू आकृति अलग अलग है, टाइप का है, तो वो प्रभावित करती हैं। आर्थिक और प्रशासनिक कारक भी क्या करते हैं? ये रेल परिवहन को प्रभावित करते रहे हैं। अब इसके अलावा जो हम उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान में जो समतल भूमि है, उत्तरी मैदान का जो समतल भूमि है, वो समतल भूमि में क्या है? सघन जनसंख्या। हम उत्तरी मैदान में हम बसे हुए हैं। उत्तरी मैदान में जैसे दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार, ये सभी उत्तरी मैदान के क्षेत्र हैं। तो उत्तरी मैदान में जो समतल भूमि है और जो जनसंख्या है, सघन जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, तो इसके कारण इन सभी ने क्या किया है? और इसके अलावा कृषि है, संपन्न कृषि है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे कृषि उत्पादन होता है। तो इन सभी ने क्या किया है
कि इन सभी ने रेलवे के विकास में, रेल लाइन के विकास में योगदान दिया है। कैसे योगदान दिया है कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जब जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या जब ज्यादा है तो जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहां पे एक तो समतल भूमि है, तो रेल लाइन हम आसानी से बिछा सकते हैं। जहाँ पे भूमि समतल रहेगा हम आसानी से रेल लाइन बिछा सकते हैं। इसके अलावा जनसंख्या ज्यादा है तो यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं। जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहीं पे यात्री ज्यादा मिलेंगे। तो इन कारणों से, इसके अलावा कृषि में जो यहाँ पे कृषि की दृष्टि से ये क्या है, बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पे कृषि का विकास हुआ, कृषि का ज्यादा पैदावार होता है, उत्पादन होता है। तो फिर उन फसलों को, उन उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए क्या किया जाता है, रेलवे का प्रयोग किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में रेलवे का विकास जो हुआ है वह काफी समृद्ध रहा है। इसी तरह से इन क्षेत्रों में नदियां, काफी असंख्य संख्या में नदियां हैं। तो कुछ समस्याएं भी रही हैं कि उन नदियों पे पुल बनाने में, पुल के निर्माण में थोड़ा बहुत समस्या आता रहा है। तो क्या कह सकते हैं, इन क्षेत्रों में रेलवे समृद्धशाली रहा है क्योंकि इसका विकास इन क्षेत्रों में रहा है। समतल भूमि के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण, और क्या कह सकते हैं कि फसलों का ज्यादा पैदावार इन क्षेत्रों में होता है क्योंकि यहाँ की जो समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पे पैदावार ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे रेलवे का विकास ज्यादा हुआ। वही बात करें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में उबड़ खाबड़ भूमि है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या है, जो भूमि है उबड़ खाबड़ है, मतलब कि कंकड़ पत्थर ज्यादा वहाँ पे है। तो उन क्षेत्रों में वहाँ पे उसी रास्ते से क्या होती है, रेल लाइन गुजरती है। जो रेल गुजरती है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कैसे गुजरती है, उबड़ खाबड़ रास्ते से, पठारी पर्वतीय क्षेत्रों से, और क्या कहते हैं, क्या होता है, मतलब कि इन क्षेत्रों से ही प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत में जो रेल लाइन गुजरती है वो इन्हीं क्षेत्रों से होकर गुजरती है। क्योंकि जो समतल भूमि उत्तर भारत में है वो उतना समतल भूमि प्रायद्वीपीय भारत में नहीं है, तो उस तरह से रेल गुजरती है। वहीं अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में जो दुर्लभ उच्चावच है और विरल जनसंख्या है तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण हिमालय में दुर्लभ उच्चावच विरल जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी की क्या कहते हैं मैदानी क्षेत्रों में फैली है। तो क्या कहते हैं, दुर्लभ उच्चावच विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण हिमालयी क्षेत्रों में क्या हुआ है कि परिस्थितियां जो हैं रेल लाइन के प्रतिकूल रही हैं। कि जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से रेल लाइन बिछाया गया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आवश्यकता थी, उतना हिमालयी क्षेत्रों में नहीं बिछाया गया। इसके अलावा हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान में गुजरात के दलदली भागों में, उसकी बात करें गुजरात के दलदली भागों में, और इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश के वनी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश की जो वन क्षेत्र है उन क्षेत्रों में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इन क्षेत्रों में जो रेल लाइन का विकास होना चाहिए वो उतना रेल लाइन का विकास नहीं हो पाया। यानी कि रेलवे का विकास उन क्षेत्रों में उतना नहीं हो पाया कि जितना कि मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो परिस्थितियां वो अनुकूल रही हैं, इसलिए उन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में रेल लाइन का ज्यादा विकास हुआ है, रेलवे का ज्यादा विकास हुआ है। जबकि इन क्षेत्रों में हम हिमालय की बात कर लें, हम गुजरात के दलदली भागों की बात कर लें, मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्र की बात कर लें, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के कुछ भागों में रेल लाइन का विकास, रेलवे का विकास उतना अच्छा नहीं हुआ है। फिर भी हम कह सकते हैं कुछ वर्षों में जो भारत का आर्थिक क्षेत्र है, कुछ वर्षों से क्या हुआ, भारत का जो महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है वहां के पश्चिमी तट और कोंकण तट में रेलवे का विकास हुआ, जिससे सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या होगा, सुगमता हुई है, सुविधा मिली है। और लेकिन कुछ कमियां भी वहां पे भी देखने को मिली, जैसे कि समस्याएं क्या आती हैं कि रेलवे ट्रैक का धंसना, वहां पे समस्याएं क्या आती हैं, रेलवे ट्रैक का धंसना और भूस्खलन। उन क्षेत्रों में, कोंकण तट के आसपास के क्षेत्रों में और पश्चिमी तट के आसपास के क्षेत्रों में ये समस्याएं आती हैं कि भूस्खलन होता है और रेल जो ट्रैक होता है वो धंस जाता है। तो इन वजह से वहां पे समस्याएं आती रही हैं। इसके अलावा आज बात करें तो आज जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल प्रमुख हो गया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अन्य साधनों की अपेक्षा जितने भी साधन, चाहे रेल के अलावा सड़क मार्ग द्वारा जो भी साधन है और जो जलयान से संबंधित है, जो वायुयान से संबंधित है, तो उन सभी की बात करें तो उसमें जो परिवहन, उन सभी परिवहनों में जो रेल है वो क्या है, रेल परिवहन है वो क्या है, उन साधनों की अपेक्षा प्रमुख हो गया है। क्योंकि उससे जो
क्योंकि वहां से सामान को सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। तो इसके अलावा ये तो प्रमुख हो गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे कि लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, उससे रेलवे का क्या होता है, काफी मात्रा में हानि होता है। बिना टिकट यात्रा करने से रेलवे का काफी अधिक मात्रा में हानि होता है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, लोग क्या होता है, जो एक क्या कहा जाता है, खींच के जो रेलवे लाइन होता है, मतलब कि रेल पे बैठे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, तो उस कुंडी को खींच के वे लोग वहीं से उतर जाते हैं। तो ऐसा, तो मैंने क्या बताया कि लोग जंजीर खींच के उतर जाते हैं, चोरी की समस्याएं देखने को मिली हैं। तो ये सारी समस्याएं रेल परिवहन के लिए क्या हुई है, ये समस्या के रूप में उभरी है। तो ये था रेल परिवहन। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि रेल परिवहन जो है वो देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया है। तो यह था रेल परिवहन। अब जो अगला पॉइंट है, इसमें हम पढ़ेंगे पाइपलाइन के बारे में। अब पाइपलाइन क्या होता है, देखिए भारत के जो परिवहन है, भारत के परिवहन के मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है। पाइपलाइन जो है एक नए परिवहन साधन के रूप में उभरा है भारत के मानचित्र से। जैसे कि इससे पहले जो स्थल मार्ग थे, उसमें सिर्फ हम दो के बारे में जान रहे थे, रेल परिवहन और सड़क परिवहन, लेकिन धीरे धीरे पाइपलाइन का भी विकास हुआ है, ये भी एक परिवहन के साधन के रूप में उभरा है। अब पाइपलाइन क्या करता है, पाइपलाइन के जो पहले प्रयोग होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता था। पाइपलाइन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, एक स्थान से, एक शहर से दूसरे शहर में उसके पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता था पाइपलाइन के द्वारा। लेकिन अब जो पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, अब पाइपलाइन का प्रयोग हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम उत्पाद है, प्राकृतिक गैस है, उन सभी को जहां पे आवश्यकता होती है, शोधनशालाओं में आवश्यकता होती है, कारखानों में, उर्वरक कारखानों में आवश्यकता होती है, क्या कहते हैं, ताप विद्युत गृहों में आवश्यकता होती है, तो उन क्षेत्रों में पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद को, प्राकृतिक गैसों को जिसकी आवश्यकता होती है, उसे क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा। मैंने क्या बताया, पाइपलाइन का प्रयोग पहले पानी को भेजने के लिए किया जाता था, पाइपलाइन की तरह पानी एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता था। अब क्या किया जाता है, अब पाइपलाइन की सहायता से जो भी क्या कहते हैं, कारखाने हैं, उर्वरक कारखाने हैं, तो शोधनशालाएं हैं, या विद्युत तापघर है, ताप विद्युत गृह है, इन सभी में जिसकी भी आवश्यकता होती है, पेट्रोलियम उत्पाद की आवश्यकता हो या प्राकृतिक गैस की आवश्यकता हो, तो उन पाइपलाइनों के द्वारा क्या किया जाता है, उसे भेज दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो सुदूर आंतरिक भागों में क्या हुआ है, सुदूर आंतरिक भागों में शोधनशालाएं, जैसे बरौनी हो गया, मथुरा हो गया, कौन कौन, बरौनी हो गया और मथुरा हो गया। इसके अलावा पानीपत है, बरौनी, मथुरा और पानीपत। तो ये जो प्रमुख जगह है, बरौनी, मथुरा और पानीपत, ये क्या होते हैं, गैस पर आधारित, ये जो है गैस पर आधारित उर्वरकों को क्या करते हैं, उर्वरक जो कारखाने होते हैं की स्थापना, उर्वरक कारखानों की जो स्थापना हुई है इन क्षेत्रों में, बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित जो अन्य उर्वरक कारखानों की स्थापना हुई है, बिना पाइपलाइनों के जाल के संभव नहीं था। सुदूर आंतरिक भागों में जो बरौनी है, मथुरा है और पानीपत है, ये जो शोधनशालाएं हैं, ये क्या है, यहाँ पे शोधनशालाएं हैं, बरौनी, मथुरा, पानीपत में जो शोधनशालाएं हैं। इसके अलावा जो उर्वरक कारखाने हैं, वहां पे बिना क्या कहते हैं, बिना पाइपलाइनों का जाल बिछा, जिसके कारण इन सभी का क्या हो पाया, इन सभी का निर्माण संभव हो पाया। अगर पाइपलाइन का जाल नहीं बिछा होता तो इन सभी का निर्माण संभव नहीं हो पाया होता। इसके अलावा अब अगर हम आगे बात करें कि इन पाइपलाइन है जो बिछाया गया है, भारत के विभिन्न हिस्सों में ये पाइपलाइन बिछाए गए हैं, उसमें किन किन स्थानों पे पाइपलाइन बिछाया गया है। तो पाइपलाइन का जो मुख्य काम क्या होता है,
पहले पानी भेजा जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अब पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, उत्पाद जो होते हैं, अन्य प्राकृतिक गैस होते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहां पे आवश्यकता होती है, चाहे उर्वरक कारखाने हो जाए या अन्य शोधनशालाएं हो जाए या ताप विद्युत गृह हो जाए, वहां पे क्या किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है। और अगर ये पाइपलाइन का निर्माण नहीं हुआ होता तो बहुत सारे शोधनशालाएं और जो भी उर्वरक के कारखाने हैं वे उनकी स्थापना, उनका निर्माण नहीं हो पाता। अब इनका जो विभिन्न जो पाइपलाइन के जो विभिन्न मार्ग हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से मार्ग हैं। तो कुछ जो प्रमुख मार्ग हैं पाइपलाइन के, उनमें जो पहला मार्ग है वो क्या है, उत्तरी असम के तेल क्षेत्र पहला कहाँ है, उत्तरी असम के तेल क्षेत्रों से, उत्तरी असम में जो तेल क्षेत्र है वहां से, उत्तरी असम के तेल क्षेत्र से हम बात करें गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जाता है। पहला जो पाइपलाइन है वो कहां से कहां तक जाता है, उत्तरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कहां तक जाता है, कानपुर तक जाता है। वहीं अगर दूसरे पाइपलाइन की बात करें तो यह गुजरात के सलाया से, कहां से, गुजरात के सलाया से दूसरा जो पाइपलाइन है वो गुजरात के सलाया से कहां से जाता है, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब से कहां तक, जालंधर तक। मथुरा होते हुए, सोनीपत होते हुए, दिल्ली होते हुए, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत होते हुए कहां तक जाता है, पंजाब के जालंधर तक जाता है। कहां तक, जालंधर तक। तो ये दूसरा मार्ग है। अब तीसरे मार्ग की बात करें तो तीसरा मार्ग जो है वो गुजरात के हजीरा को, कहां से, तीसरा जो मार्ग है गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश में, कहां पर, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर एक जगह है, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। जो तीसरा पाइपलाइन है वो कहां से कहां तक, गुजरात के हजीरापुर से उत्तर प्रदेश का जो जगदीशपुर है उसको मिलाती है। यह मध्य प्रदेश में कहां, विजयपुर से होकर, विजयपुर के रास्ते से जाती है। कहां से, मध्य प्रदेश के, आगे पाइपलाइन बढ़ती हुई मध्य प्रदेश के विजयपुर से होकर आगे चली जाती है। तो ये जो मुख्य पाइपलाइन है तो ये क्या करते हैं, भारत में फैली हुई है। जो कहा, एक उत्तरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद होते हुए कहां पे, कानपुर में जाती है। दूसरा जो है गुजरात के सलाया से और मथुरा, दिल्ली होते हुए पंजाब से जालंधर तक जाती है। और तीसरा जो है गुजरातपुर के हजीरा होते हुए वो कहां से, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर होते हुए मध्य प्रदेश से विजयपुर से आगे निकल जाती है। तो ये प्रमुख पाइपलाइन है। तो ये था पाइपलाइन। अब अगला जो पॉइंट है वो आप स्थल परिवहन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब जो अगला पॉइंट है जल परिवहन। देखिए, अब जल परिवहन की अगर बात करें तो जो हम इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास आप सभी पढ़े होंगे। इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास के बारे में, जो प्राचीन इतिहास पढ़े हैं उसमें यात्राएं, भारत के जो लोग थे वो यात्राएं करते थे, विदेशी यात्राएं भी करते थे। और वो विदेशी यात्राएं कैसे करते थे, अधिक समुद्री मार्ग से भी करते थे। तो भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे। अब वे जब यात्राएं करते थे तो उससे क्या भारत में किसका प्रचार हुआ, भारत का किस व्यापार का प्रचार हुआ और उसके साथ साथ संस्कृत का भी प्रचार हुआ। क्योंकि वे भारत से एक स्थान से दूसरे स्थान में, भारत से दूसरे देशों में जाते थे। तो इससे क्या हुआ, व्यापार का तो प्रचार हुआ ही, साथ साथ संस्कृत का भी प्रचार हुआ। अब इसके बारे में हम बात करें, यह परिवहन जो है, जल परिवहन जो है वो क्या करता है, साधनों में जल परिवहन जो सबसे सस्ता है। पहली बात कि जल परिवहन जो है वो एक तो सबसे सस्ता, अन्य सभी परिवहन के साधनों में
जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता है। इसके अलावा सस्ता होने के अलावा ये ज्यादा सामान को ढोता भी है। जल परिवहन जो जलयान होता है वो भारी से भारी ज्यादा से ज्यादा सामान को ढोता है। अब ये इसके अलावा क्या करता है, जो जल परिवहन होता है वो ऊर्जा सक्षम होता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। जल परिवहन क्या होता है, ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल होता है। ये पर्यावरण के अनुकूल का मतलब क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं कि आसपास के जो सड़कों पे बिन हजारों गाड़ियां देखते हैं जिसमें से धुएं निकलते रहते हैं, और कारखानों से धुएं निकलते रहते हैं, बहुत सारे परिवहन के साधनों को देखते हैं उसमें से धुएं निकलते रहते हैं, पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जबकि जलयान से धुएं एक तो कम निकलेंगे और एक उतना जलयान जितना कि हमारे सड़कों पे हम क्या परिवहन के साधनों को देखते हैं, बस ट्रक बाकी सब हम देखते हैं, उतना जल परिवहन उतना नहीं है, जलयान उतना नहीं है, उतना मात्रा में जलयान नहीं चलते, तो इससे प्रदूषण भी कम होता है। जितने कम सीमित संख्या में है तो प्रदूषण कम होता है। जबकि हम सड़कों पे हजारों गाड़ियां देखते हैं, सभी से धुएं निकलती हैं, तो वे क्या करती हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो ये इसके अलावा आप बात करें जल परिवहन के बारे में, तो भारत में अंतःस्थलीय जो नौ संचालन है, भारत में अंतःस्थलीय जो नौ संचालन है वो जलमार्ग है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 14,500 किलोमीटर। कितना है, 14,500 किलोमीटर। अंतःस्थलीय नौ संचालन जो जलमार्ग है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग है, जिसका लंबाई कितना है, 14,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं इसके अलावा बात करें, इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग क्या है, मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय की जाती है। कितना, 5,685 5,685 किलोमीटर ही जो मार्ग है वो मशीनी यानी कि मशीन जो जलयान होते हैं उनके द्वारा क्या की जाती है, उन नावों के द्वारा जो मशीनों के द्वारा चलते हैं उनसे 5,685 किलोमीटर ही क्या होती हैं, संचालित 5,685 किलोमीटर क्या होती हैं, संचालित होती हैं। तो अब इसके अलावा जो है जो जलमार्ग है, अब इतने मतलब कि मैंने क्या होता है कि पूरा जो जलमार्गों का लंबाई है इतना है 14,500, इसमें से मशीनीकृत जो जलमार्ग है, मशीनीकृत जो नौकाएं जो मशीनों के द्वारा चलती हैं उससे कितनी लंबाई है, सिर्फ इतने ही 5,685 किलोमीटर की यात्राएं ये करती हैं। तो ये दोनों में अंतर है। अब देखिए जो जलमार्ग है उसको कई भागों में बांटा गया, जैसे सड़क मार्ग हमने 6 भागों में बांटा गया था। राष्ट्रीय सड़क मार्ग तो जिला से संबंधित, तो महानगर वाला सड़क मार्ग सभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से इन जलमार्गों को भी कुछ भागों में बांटा गया है, इन जलमार्गों को भी कुछ भागों में बांटा गया है, कई भागों में 4 या 5 भागों में इसको भी बांटा गया, जिनमें पहला जो है वो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य जो गंगा जलमार्ग है, कहां से, हल्दिया तथा इलाहाबाद का जो गंगा जल मार्ग है, उन गंगा के आसपास के क्षेत्रों में ये यहाँ पे क्या किया जाता है, जल परिवहन यहाँ पे उसका विकास है। तो इसका जो लंबाई है वो कितना है, 1620 किलोमीटर है। इसका जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर यानी कि 1,620 किलोमीटर है। जो ये पहला, इसको क्या कहता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। इसका क्या नाम है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। जो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच का जलमार्ग है, जो गंगा जलमार्ग के नाम से जाना जाता है, उसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1,620 किलोमीटर। वहीं बात करें दूसरे का, तो दूसरा जो जलमार्ग है वो सदिया से दुबरी के बीच का भाग है। कहां से, सदिया से दुबरी के बीच का भाग है, जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसका क्या नाम है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। वहीं तीसरे जलमार्ग की बात करें तो केरल में यह जलमार्ग, तीसरा जलमार्ग कहां पे, केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम। तीसरा केरल में
कोट्टापुरम से कोल्लम। जो तीसरा जलमार्ग वो कहाँ पे है? केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम है, जिसकी जो लंबाई है इस जलमार्ग की वो कितनी है? 205 किलोमीटर। इसे क्या कहता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3। इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं जो चौथा है काकीनाडा से कृष्णा नदी के बीच फैला हुआ है। कहां से कहां से? काकीनाडा से कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे ये फैला हुआ है और इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के नाम से इसे जाना जाता है। चौथा जो है काकीनाडा से कृष्णा नदी के बीच फैला हुआ है, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई जो है वो 1078 किलोमीटर है। कितना है? 1078 किलोमीटर। वहीं अगर पांचवें जलमार्ग की बात की जाए तो पांचवा जलमार्ग है वो मातई नदी से ब्राह्मणी नदी के बीच है। कहां से? मातई नदी से ब्राह्मणी नदी के बीच है, जिसका जो लंबाई है वो कितना है? 588 किलोमीटर। मातई नदी से ब्राह्मणी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है पांचवा जलमार्ग है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 588 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक के बीच फैला हुआ है? मातई नदी से ब्राह्मणी नदी के बीच फैला हुआ है। तो ये थे जलमार्ग। अब देखिए, अब ये जो जलमार्ग है इन जलमार्गों के द्वारा 95% जो व्यापार होता है देश में, वो कितना परसेंट होता है? 95% व्यापार होता है। ये जो जलमार्ग है इसके द्वारा, यानी कि जो जलमार्ग है इसके द्वारा 95% देश में व्यापार होता है और इसके अलावा 95% के अलावा 68% मुद्रा के रूप में व्यापार होता है। मुद्रा के रूप में यानी कि जो 100% जो मुद्रा का व्यापार भारत में होता है उसमें से 68% इन समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता है, जलमार्गों के द्वारा ही होता है। तो ये थे जलमार्ग। अब इसमें अगला पॉइंट पढ़ेंगे प्रमुख समुद्री पत्तन। देखिए, प्रमुख समुद्री पत्तन की अगर बात करें, पत्तन का मतलब बंदरगाह जो होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजें जलयान रुकते हैं, वही पत्तन बंदरगाह होता है। तो अब भारत की जो 7516.6 किमी लंबी समुद्री जो तट रेखा है उसके साथ 12 जो है प्रमुख और 200 मध्यम छोटे पत्तन है। भारत की जो जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर की किमी लंबी है। जलमार्ग कितनी है? 7516.6 किमी लंबी है, जिसमें बड़े 12 बड़े और इसके साथ 12 बड़े और 200 मध्यम व छोटे, 12 बड़े पत्तन और 200 मध्यम व छोटे पत्तन यहाँ पे हैं। अब जो 95, मैंने पहले बताया कि 95% जो व्यापार होते हैं भारत में, जो 100% व्यापार होता है उसमें से 95% व्यापार इन्हीं पत्तनों के द्वारा, इन्हीं समुद्री मार्गों के द्वारा, इन्हीं पत्तनों के द्वारा ही होता है। लगभग मतलब 100% में से 95% हो गया वो व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से, पत्तनों के द्वारा ही होता है। अब देखिए अब इन पत्तनों में मैंने क्या बताया? 12 बड़े पत्तन हैं और 200 छोटे पत्तन हैं, मध्यम पत्तन हैं। इनमें जो कांदला पत्तन है, कांदला जो पत्तन है इसका विकास सबसे पहले हुआ, यह सबसे पहले विकसित हुआ। अब कांदला पत्तन का विकसित क्यों हुआ? जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद जो कराची पत्तन था वो देश से अलग हो गया था, तो कराची पत्तन के विकल्प के रूप में, और मुंबई जो पत्तन था, मुंबई पत्तन पे जो व्यापारी दबाव था वो बढ़ रहा था, तो मुंबई पत्तन के व्यापारी दबाव को घटाने के लिए और कराची पत्तन के विकल्प के तौर पे कांदला पत्तन का विकास किया गया था। कांदला पत्तन को एक नाम से जाना जाता है,
कांद्रा पत्तन को हाँ दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। कांद्रा पत्तन का क्या नाम है? दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, जो एक ज्वारी पत्तन है। कांद्रा पत्तन कैसा पत्तन है? एक ज्वारी पत्तन। वही अब बात करें मुंबई पत्तन की, तो मुंबई पत्तन पे पहले से एक व्यापारी दबाव ज्यादा था, जिसके कारण उस व्यापारी दबाव को घटाने के लिए तो कांदला पत्तन की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ उसके बगल में, इसके आसपास ही जवाहरलाल नेहरू पत्तन को भी विकसित किया गया। इसको जवाहरलाल नेहरू पत्तन को भी विकसित किया गया। इसके अलावा हम आगे जाते हैं तो लौह अयस्क के मामले में मारमागोवा जो पत्तन है, कौन सा पत्तन? मारमागाओ जो पत्तन है वो लौह अयस्क के निर्यात के मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। मारमागाओ जो पत्तन है वो लौह अयस्क के निर्यात के मामले में सबसे महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि पूरे देश का जो लौह अयस्क निर्यात होता है उसमें से 50% जो लौह अयस्क निर्यात होता है वो इसी पत्तन से होता है, मारमागाओ पत्तन से। इसके अलावा हम बात करें तो जो कर्नाटक का न्यू मंगलोर है, वहां पे भी लौह अयस्क का निर्यात ही होता है। उस न्यू मंगलोर में जो लौह अयस्क का निर्यात होता है वो कहाँ के खानों से? कुद्रेमुख के खानों से। कहाँ पे? कुद्रेमुख। कर्नाटक के न्यू मंगलोर भी क्या करता है? लौह अयस्क का निर्यात करता है, लेकिन किस खान से? कुद्रेमुख की खान से ये क्या करता है? लौह अयस्क का निर्यात करता है। वहीं अगर पूर्वी तट के साथ हम तमिलनाडु की बात करें तो पूर्वी तट के साथ जो तमिलनाडु का दक्षिणी पूर्वी छोर है वहां पे जो तूतीकोरम बंदरगाह है, वो भी तूतीकोरम पत्तन है, वो भी क्या करता है? तूतीकोरम पत्तन भी विभिन्न वस्तुओं के साथ लौह अयस्क का निर्यात करता है और उससे काफी जो सुविधाएं वह यात्रियों को और वस्तुओं मतलब कि तूतीकोरम जो बंदरगाह है वो उसपे भी, जैसे कि ये अन्य बंदरगाह थे उसी तरह से इसके भार को वो तूतीकोरम बंदरगाह भी क्या करता है? वो कम करता है। और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, तूतीकोरम बंदरगाह का आसपास का जो तटीय क्षेत्र है और जो प्रमुख तमिलनाडु के भारत के जो पड़ोसी राज्य है जिनमें श्रीलंका हो गया, और श्रीलंका के अलावा मालदीव। श्रीलंका और मालदीव में सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस तूतीकोरम बंदरगाह के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। उसी तरह से उड़ीसा का एक बंदरगाह है, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह है, वो भी पारादीप पत्तन या बंदरगाह है, उसको भी लौह अयस्क के निर्यात के रूप में क्या किया गया है? विकसित किया गया है। ये भी क्या करता है? पारादीप जो बंदरगाह है वो भी क्या करता है? लौह अयस्क के रूप में इसको भी विकसित किया गया है कि यह भी क्या करता है? लौह अयस्क का निर्यात करता है। अब इसके अलावा हम बात करें विशाखापट्टनम की, जो विशाखापट्टनम पत्तन है वो क्या है? स्थल से घिरा, गहरा और सुरक्षित पत्तन है। विशाखापट्टनम पत्तन क्या है? विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो घिरा हुआ है, गहरा है और सुरक्षित है। प्रारंभ में ये भी क्या करता था? इसका भी उपयोग लौह अयस्क के निर्यात के रूप में ही किया जाता था। किसका? विशाखापट्टनम का। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह था या जो विशाखापट्टनम जो पत्तन था या बंदरगाह था, इसको भी पहले क्या किया? किस लिए विकास इसका किया गया था? किस लिए इसका निर्माण किया गया था? इसका भी निर्माण किया गया था आपका कहना है कि लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए इसका भी निर्माण किया गया था। वही अगर हम चेन्नई बंदरगाह की बात करें, चेन्नई बंदरगाह जो है ये काफी प्राचीन बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह क्या है? काफी प्राचीन बंदरगाह है और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो बंदरगाह है प्राचीन बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह है। और अगर इसका मुंबई से तुलना करें तो मुंबई सामान की दृष्टि से, लदे हुए सामान की दृष्टि से और आवाजाही की दृष्टि से, भार की दृष्टि से यह मुंबई के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कौन? चेन्नई। जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो मुंबई के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वही अगर इसके अलावा हम कोलकाता बंदरगाह की बात करें, जो कोलकाता बंदरगाह है वो क्या है? कोलकाता जो बंदरगाह है वो
एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। क्या है? अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, नदी बंदरगाह है। और ये ज्वारी पत्तन होने के कारण क्या होता है, क्योंकि ये ज्वारी पत्तन है तो हुगली के तलछट जमा होने के कारण, हुगली नदी का तलछट जमा होने के कारण इसकी साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कोलकाता जो बंदरगाह है वो कहाँ पे? गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास के क्षेत्रों में ये क्या करता है, वस्तुओं का आवाजाही इसके द्वारा किया जाता है। तो अब क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे ये हुगली नदी का तलछट जमा होता है, जिसके कारण इसकी साफ सफाई की ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है। साफ सफाई की समस्याएं हमेशा इसमें पाई जाती हैं, यानी कि इसमें कचरा जमा होता है तो इसकी साफ सफाई की देखरेख की व्यवस्था की जाती है। तो ये थे कुछ प्रमुख बंदरगाह जो, या बंदरगाह का मतलब ये होता है कि बंदरगाह करते क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे वस्तुओं को या व्यक्तियों को पहुंचाते हैं और व्यापार करने में ये मुख्य योगदान देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो देश का व्यापार होता है उसमें 95% ये क्या करते हैं, देश के व्यापार में 95% जो व्यापार होता है वो इन्हीं पत्तनों के द्वारा, समुद्री मार्गों के द्वारा ही किया जाता है। जो प्रमुख पत्तन कौन कौन से? मुंबई हो गया, कांदला हो गया, विशाखापट्टनम, चेन्नई हो गया, तो ये सब, कोलकाता हो गया, तूतीकोरम हो गया, ये सब प्रमुख मार्गाओं हो गया, ये सब प्रमुख बंदरगाह हैं जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनमें से अधिकांश बंदरगाहों का उपयोग लौह अयस्क के निर्यात के रूप में ही किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे आज के, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे अगले वीडियो में हम इसके बाद क्या, हमें इसके बाद कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं जिसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।